अभी आपके माइंड से निकला है, ठीक है। अब मैं देखो आपको किस प्रकार याद कराता हूँ ट्रिक के आधार पर। ये जो नी है ना, इससे क्या बनेगा, इससे ये बनाएंगे अपन नी से नियमन, ठीक है। एक बार हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। उस सुप्रीम पावर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपने त्योहार को अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, गुलालों से बढ़िया तरीके से खेला होगा, रंगों से बढ़िया तरीके से खेला होगा, ठीक है। मैंने सोशल मीडिया में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं उनकी भी मैंने फ़ोटो देखी। भाई साहब, आपका तो बहुत अच्छा हाल हो रहा था पता ही नहीं चल रहा था, चेहरा पहचान भी नहीं आ रहा था कि कौन है ये, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपने एंजॉय किया होगा। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और अपन जिस प्रकार क्वेश्चन बना बना के इस जो आपकी ये बुक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें अपन दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन, व्यवहारवाद आखिरकार में है क्या, ठीक है। डेविड स्टर्न ने इसके कौन कौन से लक्षण यानी विशेषता पर प्रकाश डाला है। डेविड स्टर्न ने ये जो व्यवहारवाद है इसकी कुछ विशेषताएं बताई है, तो उन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने है ना जो क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 1 अपने सॉल्व किया था, परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है, और दोनों दृष्टिकोणों के अंदर है ना जो अपन ने है ना जो कंपैरिजन किया था उसका अंतर समझने का प्रयास किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं देखा है उस वीडियो को अवश्य देख ले, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पर ये पेपर है, इस पर मैं मॉडल पेपर भी तैयार कर चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो आपका मॉडल पेपर है उसमें जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन को है ना जो व्यवहारवाद की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में अपन अर्थ को देखेंगे और फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। परिभाषा सबसे पहले, वैसे तो नॉर्मली आप व्यवहारवाद जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्यवहार प्लस वाद। व्यवहार क्या होता है, अपन का जो जीवन है, साधारण शब्दों में यदि व्यवहार का अर्थ लगाओगे तो अपन एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार करते हैं, उनसे किस प्रकार की बातें करते हैं, अपन का रहन सहन क्या है, दूसरों के प्रति अपन कौन कौन से शब्दों का यूज कर रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे किसी को, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है, व्यवहार कहलाती है। लेकिन आपकी जो राजनीति विज्ञान है उसमें इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ पर राजनीति विज्ञान में मैंने जो ये अर्थ बताए वो नहीं चलने वाला। आखिरकार में ये व्यवहारवाद क्यों आया। हमने परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण पढ़ा, सबने पढ़ाना। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का जो टाइम रहा उसे अपन क्या कहते हैं, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण। तो उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए ये व्यवहारवाद आया था। उसमें बहुत सारी ऐसी बुराइयां थी, जैसे उसमें कल्पना की जाती थी, उसमें सिर्फ कल्पना ही कर रहे थे विद्वान की ऐसी राजनीति होनी चाहिए, सरकार के 3 अंग होने चाहिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे थे कि इसके कार्य क्या होंगे, इस पर जनता का क्या नज़रिया रहने वाला है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं बता रहे, सिर्फ कल्पना कर रहे थे। जैसे अपन कल्पना कर लेते हैं ना कि हाँ टीचर बनना है मेरे को, और हाँ टीचर बनना है मेरे को, हाँ और मैं उन्हें 4-5 साल में जो टीचर बन जाऊंगा, कल्पना कर रहा हूँ। ऐसे विद्वान किस दृष्टिकोण में, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में। लेकिन हमने कोई रूपरेखा बनाई नहीं है, हमने तो कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपन को पढ़ना भी पड़ेगा ना। तो ऐसी बातें हैं ना जो ये व्यवहारवाद करेगा कि ये कल्पनाओं को ही आधार नहीं बनाएगा, ये उस पर काम भी करेगा, प्रैक्टिकली करेगा, ये विज्ञान पर आधारित है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में, तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए ये व्यवहारवाद आया था। क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे भी यही सारी की सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, ठीक है।
सारी की सारी चीज़ें मैं क्लियर ही बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोबोट ए डहल, ठीक है। कुछ विद्वान थे जो ये जो रोबोट ए डहल कहाँ देखा था आपने, कहाँ देखा था, ठीक है। ये आधुनिक दृष्टिकोण में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये एक परिभाषा दे रहे हैं इस व्यवहारवाद की। व्यवहारवादी क्रांति, यानी व्यवहारवाद को अपन है ना जो व्यवहारवादी क्रांति भी बोलते हैं। क्रांति क्यों? क्योंकि एक अलग ही परिवर्तन देखा गया था, ठीक है। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। एक बार पूरी पूरी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस क्रांति का उद्देश्य, इस क्रांति का मतलब ये व्यवहारवादी क्रांति का उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। इस ये जो लाइन लिख रखी है इसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली चीज़ तो क्या आ रही है, देखो यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है कि इस परिभाषा में एक तरफ है ना जो व्यवहारवाद के जन्म का कारण बताया है कि किस प्रकार व्यवहारवाद का जन्म हुआ। एक तरफ तो कैसे बताया, देखो यहाँ से लेकर इस लाइन को पढ़ो एक बारी दोबारा से। व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम था। यानी जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण था उसमें कुछ बुराइयां थी, इसीलिए ही तो ये व्यवहारवाद आया था। इसका जन्म क्यों हुआ, व्यवहारवाद का आखिरकार में जन्म क्यों हुआ? क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान में काफ़ी सारी बुराइयां थी, इसलिए वो असफल हुआ और उस असफलता को दूर करने के लिए ये व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो पहली लाइन में तो व्यवहारवाद का जन्म क्यों हुआ वो कारण बताया गया है, ठीक है। दूसरी तरफ उद्देश्य बताया गया है, किसका? व्यवहारवाद का, कि आखिरकार में उद्देश्य क्या है। तो दूसरी लाइन देख लो, उद्देश्य कहाँ बताया गया। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। यानी व्यवहारवाद का दूसरा इसमें उद्देश्य क्या है कि है ना जो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना चाहता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की तरह कल्पनाओं पर आधारित विज्ञान नहीं बनाना चाहता है, ये वैज्ञानिक बनाना चाहता है जिसमें प्रैक्टिकली हो, सब कुछ प्रैक्टिकली हो, जो आंखों से दिखाई भी दे और वो सच भी हो। जैसे मैंने रिपोर्टर का उदाहरण लिया था, जब भी चुनाव चलते हैं तो वो जनता के भीतर अंदर है ना चला जाता है और पूछता है कि कैसी राजनीति चल रही है, किसको आप वोट देने वाले हो। तो आंखों से देखा हुआ सब कुछ प्रैक्टिकली है। ऐसा ये व्यवहारवाद है ना जो ऐसा राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना चाहता था, ठीक है। तो दोनों लाइन में आपने जो परिभाषा को बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा, रोबोट ए डहल क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें अर्थ भी काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं नोट लगाकर इसलिए लिखा था ताकि है ना जो ये परिभाषा आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब इसका अपन अर्थ देखने वाले हैं। परिभाषा आप लिख दोगे। व्यवहारवाद को समझने के लिए अपन व्यवहारवाद को दो पक्षों में बांटेंगे, ठीक है। व्यवहारवाद को बढ़िया तरीके से समझने के लिए अपन ने है ना जो व्यवहारवाद को दो पक्षों में बांट दिया। पहला पक्ष कौन सा है? निषेधात्मक पक्ष। दूसरा पक्ष कौन सा है? भावात्मक पक्ष। ये जो निषेधात्मक पक्ष है व्यवहारवाद का, निषेधात्मक पक्ष उन चीज़ों का विरोध करेगा जो चीज़ वैज्ञानिकता में खरी नहीं उतरती। यानी जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में जो चीज़ें थी उनका विरोध करेगा। निषेधात्मक का मतलब क्या होता है? नहीं मानेगा, ठीक है। और भावात्मकता, ये जो भावात्मक पक्ष में क्या होगा कि जिन चीज़ों को ये मानता है, जिन चीज़ों को व्यवहारवाद फॉलो करता है। तो दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें तो है ना जो परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो कमियां थी उसका विरोध करेगा और इसमें वो ये समझाएगा कि वो किन किन चीज़ों को फॉलो करता है,
जो विज्ञान के आधार पर खरी उतरती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो लाइक है ना उसको करो, कमेंट कर दो, ठीक है। अब है ना जो अपन इन दोनों पक्षों को खोल कर देखेंगे तभी इसका अर्थ समझ में आने वाला है। व्यवहारवाद का निषेधात्मक पक्ष, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैंने उतार दी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि है ना, तो ये है ना मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में जो कमियां थी उनका विरोध करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर परंपरागत राजनीतिक शास्त्र का विरोधी है। ये जो पक्ष है वो परंपरागत राजनीतिक शास्त्र बोल दो या आप बोल दो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान बोल दो या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत बोल दो, इन सब का विरोधी है ये पक्ष, ठीक है। आगे चलता हूँ। दार्शनिक अध्ययन पद्धति तथा कानूनी दृष्टिकोण का विरोधी है, यानी विरोध करेगा ये। दार्शनिक अध्ययन पद्धति हमने किस में पढ़ी थी? परंपरागत राजनीति विज्ञान में पढ़ी थी ना। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो भी अध्ययन पद्धतियां हैं उनका विरोध करेगा, जिनमें से दार्शनिक अध्ययन पद्धति भी हमने पढ़ी थी। कानूनी दृष्टिकोण होते हैं, कानून जो बनाए गए हैं सिद्धांतों पर आधारित, कल्पनाओं पर आधारित, उन सब का विरोध ये व्यवहारवाद करेगा, क्योंकि कल्पना पर चीज़ें है ना जो खरी विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं होती, अपने के माइंड की कसौटी पर भी खरी नहीं उतरती, ठीक है। इसी में है ना जो ये विरोध और किसका कर रहा है, यह व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों तथा कल्पनाओं को स्वीकार नहीं करता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि व्यक्तिनिष्ठ मूल्य क्या होते हैं? एक व्यक्ति के अंदर है ना जो भावनाएं भी होती हैं, ठीक है, भावनाएं, विचार, कल्पनाएं, इन सबको है ना जो ये नहीं मानेगा, स्वीकार नहीं करेगा कि भाई साहब मैं तो नहीं स्वीकार करूँगा ये व्यवहारवाद। इस व्यवहारवाद में जो विद्वान है वो नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो वाला है ना व्यवहारवाद का भावात्मक पक्ष है, इसमें व्यवहारवाद किन किन चीज़ों को स्वीकार करता है, ये जो परंपरागत राजनीति विज्ञान रहा उसकी कमियों को दूर करते हुए ये किन किन चीज़ों को स्वीकार कर रहा है, वो चीज़ें देखने वाले। समझ में आ रहा है ना? सही आ रहा है ना समझ में? ठीक है। इसमें ये है ना जो राजनीतिक शास्त्र यथार्थवादी बने, देखो इम्पोर्टेंट बात आ गई ना, ये बोल रहा है कि राजनीतिक शास्त्र यानी राजनीतिक विज्ञान है ना जो यथार्थवादी बने, वास्तविक बने, कल्पनाओं पर नहीं चले, वास्तविक बने, प्रैक्टिकली बने, प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल बने, ठीक है, जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरे, जो माइंड की कसौटी पर खरा उतरे, ठीक है। क्लियर ही हो रहा है ना? आगे चलते हैं। देखो और किसको मानता है ये देखो आगे वही बात आ गई, वैज्ञानिक अध्ययन पर बल। आप तो विज्ञान का ठप्पा लगा लो बस, ठीक है। इसमें इस व्यवहारवाद में विज्ञान का ठप्पा लगा लो कि विज्ञान पर जो चीज़ें खरी उतरेंगी उसको ही मानेगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है ये, ठीक है, जिसमें है ना जो व्यक्ति का जो राजनीतिक कार्य है और व्यवहार का अध्ययन करेगा, ठीक है। ये जो व्यवहारवाद है वो किस जो व्यक्ति होता है जिसके जो राजनीतिक कार्य होते हैं और जो उनका व्यवहार है उस पर बल देगा, ठीक है। जैसे एक सरपंच है, वो सरपंच बन गया, वो राजनीति में आ गया, तो उसके कार्य क्या हैं उस पर ध्यान केंद्रित करेगा, उन कार्यों को जांचेगा, कल्पना के माध्यम से नहीं कि सोच लिया कि जो सरपंच है ना वो काम कर रहा होगा, नहीं, प्रैक्टिकली जांच भी होगी उसमें कि इस बढ़िया तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसका व्यवहार कैसा है जनता के प्रति। ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना जो इसमें देखी जाएंगी, क्योंकि जहाँ पर विज्ञान होगा ना वहाँ पर रिसर्च भी होगी, जांच भी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से क्लियर आ गया होगा। ये अपन ने है ना जो व्यवहारवाद क्या था वो सारी की सारी चीज़ें देख ली। एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान में रखना कि ये जो व्यवहारवाद है ना वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, युद्ध, ठीक है।
इसके बाद आया था। जिस प्रकार आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण आया था ना, उसी प्रकार है ना जो ये व्यवहारवाद भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था। एक प्रकार से क्रांति ला दी थी विज्ञान की। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये यहाँ तक हमने है ना जो क्वेश्चन क्लियर कर लिया। अब डेविड डिस्टन ने इस व्यवहारवाद की मूल विशेषताएं क्या क्या बताई हैं, मूल विशेषताएं या फिर इनको लक्षण बोल दो, किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मान्यता बोल दो, ये जो लक्षण है इसकी जगह यानी मान्यता दे दे कि डेविड डिस्टन ने इसके कौन कौन सी मान्यताओं पर प्रकाश डाला है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस डेविड डिस्टन ने है ना जो 8 प्रकार की मान्यताएं बताई हैं। ठीक है, अब तो अपन है ना जो इनका जो वो है, इनका अपन को नाम ही याद रखना है 8। ठीक है, ट्रिक के आधार पर मैं आपको याद कराने वाला हूँ। ठीक है, अपन है जो ट्रिक के आधार पर इसको याद करेंगे। तो पहला है नियमन। ठीक है, एक बार माइंड में से है ना जो इन 8 को काट लो, निकाल लो, उसके बाद में अपन ट्रिक लगा लेंगे। ठीक है, नियमन, उसके बाद में सत्यापन, उसके बाद में आप देखोगे कि तकनीकों का प्रयोग, चौथा है परिमाणीकरण, पांचवा है मूल्य निर्धारण, छठा है व्यवस्थित अध्ययन, सातवां है शुद्ध विज्ञान, आठवां है मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन। अभी आपके माइंड से निकला है। ठीक है, अब मैं देखो आपको किस प्रकार याद कराता हूँ ट्रिक के आधार पर। एक लड़का था, वो किसी लड़की से प्यार करता था। निशा नाम की लड़की थी। ठीक है, निशा नाम की लड़की थी, उससे बहुत प्यार करता था। प्यार तो प्यार ही होता है भाई सबको है, सबकी लाइफ में सारी चीज़ें होने वाली, सबको अपने अपने किरदार निभाने होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, सबको किरदार निभाने होंगे। तो निशा तक पहुँचने के लिए घर वालों को प्रमाण देना होगा। निशा से प्यार करता था और घर वालों यानी हाथ मांगने के लिए गया था उसके पापा से, निशा के पापा। तो उसको प्रमाण देने होंगे, उसको रिजल्ट दिखाना होगा कि मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे अपन। ठीक है, आपने पूरा वाक्य पढ़ लिया होगा। अब देखो ये जो नी है ना, इससे क्या बनेगा, इससे ये बनाएंगे अपन नी से नियमन। ठीक है, एक बारी माइंड से निकाल लिया। वैसे इनका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, मैंने वैसे ही बनाया है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए तो सटीकता से आप लिख सको। ठीक है, ये जो सा है ना, ये जो सा है, इससे दूसरा वाला स बनाएंगे। ठीक है, ये वाला स, तो इससे क्या होगा सत्यापन। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तक, इससे क्या बनेगा तकनीकों का प्रयोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये सारा का सारा है ना जो लोप हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व है प्रमाण। प्रमाण से क्या बनाएंगे अपन परिमाणीकरण। तो 4 तो आपको ऐसे कैसे याद हो जाएंगे। ये ट्रिक हो रहा है। ठीक है, मूव सू। ठीक है, अब याद करने के लिए ऐसे ट्रिक तो बनानी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो इसको हिंदी में लिखेंगे ना यहाँ से, तो इसका मतलब क्या होता है मूव। ठीक है, यहाँ तक का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, MOO, इसका मूव से क्या बनाएंगे मूल्य निर्धारण। ठीक है, और ये जो वह है ना, इससे आधा वह बनेगा। ठीक है, इससे अपन बना लेंगे व्यवस्थित अध्ययन, क्योंकि एक बार माइंड से अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, और ये जो सु है ना, इससे क्या बनेगा शुद्ध विज्ञान। ठीक है, और 8वां जो है ना, वो आप ऐसे याद रख लेना मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो लिंक है उसको अपने दोस्तों में शेयर करो, उनका भी पेपर अच्छा जा सकता है। ठीक, जा सके। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।